नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट गणेश जी की है, जो एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी गणेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और मैं कानपुर का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वो होकर ही रहता है, चाहे आप उस चीज के लिए कितना ही सतर्क होकर चलो। लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ एक दिन मेरी जिंदगी में भी हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं कानपुर में रहकर ट्रक चलाने का काम किया करता हूं, और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आज से लगभग 3 साल पहले की है। उस वक्त मेरे साथ एक खलासी काम करता था जिसका नाम रोहित था। वो मेरे ही गांव का लड़का था। उम्र यही कोई 20-21 साल रही होगी। बड़ा तेज और थोड़ा गर्म दिमाग का था, लेकिन काम में अच्छा था। हम लोग ज्यादातर लंबे सफर पर साथ ही जाया करते थे। एक बार हमें कंपनी से एक जरूरी माल झारखंड के एक दूर दराज के खदान वाले इलाके में पहुंचाने का काम मिला। काम मुश्किल था और सेठ ने कहा था कि टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, पैसा अच्छा मिलेगा। अब मेरा जो रूट था वो कानपुर से झारखंड का था, जो कि बहुत लंबा और थका देने वाला था। उस रास्ते पर नेटवर्क जैसी मामूली जरूरतों की भी बहुत ही ज्यादा कमी थी। कहने को तो वो नेशनल हाईवे था, लेकिन एक हिस्से में आकर वो सड़क जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरती थी, जो पूरी तरह सुनसान और बदनाम था। और इसी वजह से ज्यादातर ड्राइवर उस रास्ते पर रात में जाने से बचते थे, क्योंकि उस रास्ते पर ना तो कोई गांव था, ना कोई ढाबा, बस मीलों तक घना जंगल और अंधेरा। अब माल जल्दी पहुंचाने के लिए मुझे रात में ही सफर करना पड़ता। मैंने हमेशा भगवान का नाम लेकर अपना काम किया था, तो मैंने इस काम के लिए भी हाँ कर दी। अगले दिन मैं अपना ट्रक लेकर फैक्ट्री पहुंच गया। माल लोड होने में ही शाम हो गई। वो ट्रक हमेशा मैं शाम के 6 बजे के वक्त शहर से निकाला करता था, और अगर सब ठीक रहता तो मुझे लगभग 1.5 दिन में अपनी मंजिल पर पहुंच जाना था। अब जिस दिन मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी वो उस दिन की बात है जब मैं फैक्ट्री से माल लेकर अपने सफर के लिए निकला था। उस दिन हम लोग शाम के 7 बजे के वक्त ही फैक्ट्री से निकल गए थे। रोहित मेरे साथ ही केबिन में बैठा था। कुछ ही देर में हम शहर की भीड़ से बाहर हाईवे पर आ गए थे। तय समय पर ट्रक अपनी मंजिल के लिए रवाना हो चुकी थी। ट्रक के साथ साथ हम लोग भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अभी ट्रक को चले लगभग 3 घंटे का ही समय हुआ था कि तभी अचानक से रोहित मुझसे कहता है कि उस्ताद, भूख लग रही है। क्योंकि घर से निकलते वक्त भी हम कुछ खाकर नहीं निकले थे, और ना ही हम कुछ ऐसा खाने का सामान अपने साथ लेकर आए थे जिसको निकालकर हम इस वक्त खा सकते थे। इसी वजह से मैं ट्रक में बैठे बैठे जब रोहित से बातें कर रहा था तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है। आगे चलकर अगर कोई ढाबा दिखे तो ट्रक रोकूंगा। तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते करते अभी अपने सफर को काट ही रहे थे कि तभी हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे पर ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस 1-2 बल्ब जल रहे थे। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने रोका। रोहित मुझसे कहता है कि उस्ताद, ये तो कोई ढंग का ढाबा नहीं लग रहा, आगे देख लेते हैं। जब वो मुझे ऐसा कहता है तो मैं उससे कहता हूं कि अरे नहीं, हाईवे पर ढाबे ऐसे ही होते हैं, तू बैठ, मैं अभी खाना पैक करवा कर लाता हूं। उस ढाबे के बाहर प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां पड़ी थीं, और एक कोने में एक औरत हाथ में पंखा लिए कोयले की आंच तेज कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई औरत पराठे या रोटियां बना रही हो। कुछ ही देर में मैं उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता हूं और उस औरत से पूछता हूं कि खाने में क्या मिलेगा। तो वो अपना मुंह बिना उठाए ही बड़ी रूखी आवाज में कहती है, दाल, रोटी और चटनी। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे किसी बात पर नाराज है। अक्सर ऐसे ढाबों पर लोग कई बार थके हुए और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उस वक्त मैं उससे कहता हूं कि अरे ठीक है बहन जी, 2 प्लेट दाल और 8 रोटी पैक कर दो। मेरे ऐसा कहने पर वो औरत 2 कागज की प्लेटों में दाल डालती है और फिर रोटियां सेंक कर एक अखबार में लपेटने लगती है। अभी मैं उसके पास खड़ा होकर जो पैसे थे वो निकाल ही रहा था कि तभी अचानक से रोहित ट्रक से उतरकर मेरे पास आ जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ।
तो वो चलता हुआ ढाबे की तरफ आता है और अपना अजीब सा मुंह बनाता है। मेरे पूछने पर वो मुझसे कहता है कि उस्ताद, ये कितनी गंदगी में खाना बना रही है, देखो तो जरा, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं खाना। फिर वो उस खाना बनाती हुई औरत को आवाज लगाकर बुलाता है। रोहित की आवाज लगाने पर वो औरत फिर से हमारी तरफ देखती है, लेकिन उस औरत के हमारी तरफ देखते ही रोहित उसके ऊपर काफी तेज आवाज में भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम जैसे लोग फालतू का सामान बेचकर लोगों से पैसे ठगने का काम करते हो, तुम इसे खाना कहती हो? एक बार तुम खुद अपनी बनाई हुई दाल को देखो तो पता चलेगा कि यह खाना कहने के लायक भी है या नहीं। तुमको शर्म आनी चाहिए, भोले भाले लोगों को खराब चीज बेचकर पैसे कमाती हो। अगर किसी के कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, सिर्फ खाने वाले को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही रोहित उस औरत को पता नहीं और भी बहुत सी बातें कह देता है। जब मुझे लगा कि रोहित का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है तो मैं उसको शांत करने की कोशिश करता हूं। अभी मैं रोहित को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस खाना बनाने वाली औरत का गुस्सा बढ़ जाता है। इतनी देर तक तो वो चुपचाप एकटक रोहित जो कुछ भी कह रहा था वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं रोहित को शांत करने लगा तो वो बहुत तेज तेज आवाज में हम लोगों को कुछ कहने लगती है। लेकिन इस बार वो हम लोगों से हिंदी में बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो कोई अलग ही तरह की भाषा थी जिसको उस वक्त हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो बोल रही थी उससे हमें इतना तो पता चल गया था कि वो भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुकी हैं और गुस्से में ही हम लोगों से बात कर रही हैं। लेकिन उस वक्त वो किस भाषा में बात कर रही थी ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बार बार उसकी तरफ भी हाथ जोड़कर उसको शांत होने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने उस अजीब सी भाषा में बात करते करते ही कुछ इस तरह के इशारे करने शुरू कर दिए थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम लोगों को कोई धमकी दे रही हो। कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही हैं और हम लोगों की तरफ हाथों से किसी चीज को काटने के जैसा इशारा कर रही हैं। उस वक्त उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल पीला हो गया था। उसकी आंखें गुस्से के मारे काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ गई थीं। उसके उस डरावने रूप को देखकर उस वक्त मैं सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से के मारे पूरी तरीके से बदलने लगा था और उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। लेकिन लास्ट में जाते वक्त भी वो बार बार अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए हम लोगों को धमकी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त भी वो बार बार पलटकर हम लोगों की तरफ देख रही थी। उसके जाने के बाद मैं रोहित को थोड़ा समझाने लगता हूं कि ऐसे अनजान लोगों पर इस तरीके से मत भड़का करो, क्या पता कब और कहां कोई इंसान उस चीज का बदला हम लोगों से निकाल ले। तो रोहित मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, ये औरत हमसे क्या बदला निकालेगी, कुछ ही देर में हम यहां से मीलों दूर चले जाएंगे, हम यहां दोबारा कभी नहीं आने वाले। रोहित मुझसे कहता है कि तुमने देखा नहीं उसने कितनी गंदी दाल बनाई है, उसमें से बदबू आ रही थी, पता नहीं उसने इस दाल में ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से इसका स्वाद इस तरह का हो गया है। अब उस वक्त हमारी वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है और हम लोग बिना खाना लिए वापस अपने ट्रक में आकर बैठ जाते हैं। मुझे उस औरत का वो गुस्से वाला चेहरा और उसकी वो अजीब भाषा अब तक डरा रही थी। मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब उस वक्त हमारी वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है और कुछ देर के लिए हम लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग शांत होकर बैठे थे तब अचानक से ही बैठे बैठे मेरी नजरें ट्रक के अंदर लगे शीशे पर जाती हैं, जिसमें पीछे का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है और मैं एक चीज नोटिस करता हूं। मैंने देखा कि मैं जैसे जैसे ट्रक को उस ढाबे से दूर लेकर जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ढाबे की वो मध्यम रोशनी कम होने की बजाय और ज्यादा साफ होती जा रही है। पर उस वक्त मैंने एक चीज को नोटिस किया था कि ऐसा सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। रोहित तो आराम से बाहर की तरफ देख रहा था, यानी कि जब जब मैं शीशे में देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ढाबा हमसे दूर नहीं जा रहा बल्कि हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं उस ढाबे को लगातार देख रहा था क्योंकि उस वक्त मुझे काफी तेज डर लग रहा था, तो मैं टकटकी लगाकर उसको देखे ही जा रहा था कि कब वो मेरी नजरों से ओझल हो जाए और कब मैं उसके खौफ से बाहर निकलूं। इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा था कि वो ढाबा अब भी वहीं है और अब जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था वो रोशनी धुंधली होने लगी थी।
अब यह चीज मैं देख ही रहा था कि तभी अचानक से रोहित मुझसे कहता है कि उस्ताद, मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है और मुझे नींद आने वाली हो रही है। जब रोहित मुझे ऐसा कहता है तो मैं उससे पूछता हूं कि तूने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी? तो वो मुझसे कहता है कि पता नहीं, उस औरत से लड़ने में शायद मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है, मुझे बस अब सोना है। उसके ऐसा कहने पर मैं सोचता हूं कि अगर रोहित को इतनी ज्यादा थकान हो रही है तो शायद उस बहस का ही असर होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक बहस से किसी को इतनी गहरी नींद आ सकती है? इसका मतलब उस औरत ने सच में हमारे ऊपर कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से हम लोगों को अजीब महसूस हो रहा था। पर उसने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया होगा, ये अब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में रोहित के साथ साथ मुझे भी नींद के झोंके आने लगते हैं। मेरा सिर भी घूमने लगा था और आंखें भारी होने लगी थी। लेकिन मैं ट्रक चला रहा था, मैं सो नहीं सकता था। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और मुंह पर ढेर सारा पानी मारा ताकि मेरी नींद भाग जाए। पानी मारने से कुछ देर के लिए तो मुझे आराम मिला, लेकिन फिर से मेरी वही हालत होने लगी। हम दोनों वहीं ट्रक में ही थे। वो सो चुका था और मैं सोने की कोशिश से लड़ रहा था। लेकिन जब मैं ट्रक चला रहा था तो जागते जागते ही अचानक से जब मैं सांस ले रहा था तो मेरे सांस के साथ ही मुझे एक ऐसी महक महसूस होती है जो कि कुछ जानी पहचानी थी। और उस महक के महसूस होते ही मैं अचानक से काफी ज्यादा घबरा जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई चीज हमारे ट्रक के अंदर जल रही है। पर मेरे घबराने की वजह यह नहीं थी कि कोई चीज जल रही है, बल्कि मेरे घबराने की वजह यह थी कि जब उस चीज के जलने का एहसास मुझे होता तो मेरे को वही महक महसूस होती है जो कुछ देर पहले ही जब वो औरत कोयले पर रोटियां बना रही थी तो उस ढाबे से वो महक आ रही थी। यानी कि उस औरत के पास से वो महक आ रही थी। और अब जब मैं दोबारा ट्रक चला रहा था तो फिर से उसी महक का मेरे आसपास महसूस होने का मतलब था कि वो औरत या उसकी कोई चीज कहीं ना कहीं फिर से हम लोगों के आसपास में ही थी। इसी वजह से मैं अचानक से आंखें फाड़ कर जब ट्रक में सभी तरफ देखता हूं तो मुझे वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब मैं आंखें फाड़ कर देखता हूं तो मुझे वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। बंद करने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे वो हमारे पास से ही गुजरी है। ये चीज मेरे साथ मेरे सफर में आगे लगभग 3-4 बार होती है। यानी कि जैसे ही मैं अपनी पलकें झपकाता तो आंख बंद करते ही मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई एक साया हम लोगों के बगल से होता हुआ गुजरा है। पर जैसे ही मैं आंखें खोलकर देखता था तो मुझे ट्रक के केबिन में कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। शुरू में तो मैं उस चीज को नजरअंदाज करता हूं, लेकिन जब वो चीज बार बार मेरे साथ होने लगी थी तो उसके बाद मैंने सोना ही छोड़ दिया था। यानी कि मैं और ज्यादा सतर्क होकर ट्रक चलाने लगा था। लगभग 1 से 1.5 घंटे के इस अजीब से सफर के बाद मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है, वो मेरा वहम होगा। मैं रोहित को नींद से उठाता हूं और उससे कहता हूं कि रोहित उठ, देख जरा सब ठीक तो है। लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि मेरे 2-3 बार आवाज देने पर भी वो नहीं उठा। इसी वजह से मैं उसे सोते रहने देता हूं और फिर से सड़क पर ध्यान लगा देता हूं। अभी हम लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तभी अचानक से मुझे ट्रक के बाहर दाहिनी तरफ से एक खरोंचने जैसी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं अचानक से उस तरफ पलटकर साइड वाले शीशे में देखता हूं। जब मैं उस तरफ पलटकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस हाईवे की अंधेरी सड़क पर मेरे ट्रक के साथ साथ कोई भाग रहा है और उसी के नाखूनों से वो आवाज आ रही थी। लेकिन जब मैं गौर से उस साये को देखने की कोशिश करता हूं तो थोड़ी ही देर में मेरे होश उड़ जाते हैं। ये तो वही औरत है जो उस ढाबे पर खाना बना रही थी जिसके साथ रोहित का झगड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे उस रात के घने अंधेरे में भी उसका वही गुस्से वाला चेहरा और बाहर निकली हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थी। और वो उस तरफ अंधेरे में भागते हुए भी जोर जोर से उसी अजीब भाषा में कुछ चिल्ला रही थी। अब उसको इस तरह से चिल्लाते हुए ट्रक के साथ भागते देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं, क्योंकि भला वो औरत यहां इस सुनसान सड़क पर हमारे ट्रक का पीछा कैसे कर सकती थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं वहीं की वहीं से ट्रक की रफ्तार और तेज कर देता हूं। लेकिन जब मैं उस तरफ जा रहा था तो दूर से ही मुझे जाते वक्त वो औरत और पास आती हुई दिखाई देती है और मैं घबरा कर सामने देखने लगता हूं। लेकिन अब जब मैं सामने देखता हूं तो रोहित मुझे वहां पर सोता हुआ दिखाई नहीं देता है और मैं भागते हुए, अरे
मैं ट्रक में कहां भाग सकता था। मैं ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकता हूं तो ट्रक के रुकने के बाद मुझे दिखाई देता है कि वहां पर सिर्फ मेरा बैग ही रखा हुआ है, लेकिन रोहित उस जगह पर नहीं है। अब मैं चारों तरफ पलटकर देखता हूं, लेकिन दूर दूर तक मुझे रोहित कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से बगल वाली सीट की तरफ मेरी नजर जाती है और मैं देखता हूं कि रोहित उन सीटों के नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और अजीब तरह से छटपटा रहा है। तो मैं अपनी सीट से उतरकर उसके पास जाता हूं और उसे उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उस वक्त उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मेरी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। तभी मैं नीचे झुककर उसे आवाज देता हूं, रोहित, रोहित, क्या हुआ? पर जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूं तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन वो आवाज रोहित की नहीं थी, बल्कि वो आवाज उसी औरत की थी और वो उसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। अब यह आवाज सुनते ही मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था। क्योंकि वो आवाज रोहित की नहीं थी, बल्कि वो आवाज उसी औरत की थी जो अभी कुछ देर पहले मुझे ट्रक के बाहर भागती हुई दिखाई दी थी और जो ढाबे पर भी हम लोगों को मिली थी। अब मेरा उसके कंधे पर हाथ रखते ही पहले तो वो उस तरह से अजीब भाषा में बड़बड़ाता है और फिर अचानक से मेरी तरफ पलटता है। लेकिन उसके पलटते ही मुझे इतना भयंकर झटका लगता है कि मैं डर के मारे उछलकर वहीं ट्रक की जमीन पर ही गिर जाता हूं। क्योंकि नीचे से देखने पर तो वो रोहित की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ पलटा तो वो रोहित नहीं था, बल्कि वो तो वही डरावनी औरत थी जो कि ढाबे पर हम लोगों को खाना बनाकर दे रही थी। अब मेरी तरफ पलटते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है, लेकिन उसके मेरी तरफ पलटते ही मैं उछलकर पीछे गिर जाता हूं। पर मेरे नीचे गिरने के बाद भी मेरी तरफ पलटने के बाद वो एक बार फिर से उसी आवाज में जोर जोर से अपने हाथ में ली हुई, अरे उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वो तो खाली हाथ ही मेरी तरफ करके मुझसे कहती है, क्यों रे, बड़ा बोला था तेरा ये खलासी कि मेरे खाने में बदबू है, अब छकेगा मेरा खाना? और यह बात बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तो यह मुझे पीछे की तरफ से रोहित की तरह दिखाई दे रहा था और अब आगे से इसका यह रूप मुझे दिख रहा है। लेकिन उस वक्त मैं यह सोच रहा था कि अगर यह रोहित नहीं है तो फिर मेरा खलासी रोहित कहाँ है, क्योंकि उस वक्त वो वहां उस सीट पर भी सोता हुआ नहीं मिला था। अब मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो औरत मेरे सामने से गायब हो जाती है और वहां पर रोहित उसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ फिर से ट्रक के अंदर अंधेरा हो जाता है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय डैशबोर्ड की हल्की रोशनी के। लेकिन उस वक्त तक मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे पूरे बदन पर काफी तेज पसीना आ चुका था। लेकिन फिर मैं किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वहां से उठता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो औरत ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी है और दरवाजा पूरा खुला हुआ है और जहां पर रोहित बेहोश पड़ा था वो जगह अब खाली थी। लेकिन जब मैं उसको दरवाजे पर खड़े हुए देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसने रोहित को अपने कंधे पर लाद रखा है। तो यह चीज देखकर मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तो जब मैं उस तरफ गया था तो वो औरत गायब हो गई थी और रोहित वहां पड़ा था, लेकिन अब रोहित उस औरत के कंधे पर है। लेकिन जिस तरफ से वो डरावनी औरत ट्रक से नीचे उतर रही थी उस तरफ घना जंगल और अंधेरा था। अब उस औरत को रोहित को ले जाते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है और यह रोहित को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से मैं अपनी सीट से हिम्मत करके उठता हूं और फिर रोहित को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हूं। लेकिन जब तक मैं दौड़कर उसके पास पहुंचता उससे पहले ही वो डरावनी औरत ट्रक से नीचे कूद जाती है और रोहित को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी थी। अब यह चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और मैं बहुत तेज चिल्लाकर उस औरत को रुकने के लिए कहता हूं और उसके हाथों से रोहित के पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता हूं। लेकिन तब वो अचानक से ही रोहित को जमीन पर पटक देती है, लेकिन बहुत ही तेज और तीखी आवाज में अजीब तरीके से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही हम लोगों की तरफ, अरे रोहित तो बेहोश था, मेरी तरफ फिर से मुंह को आगे की तरफ निकालकर कहती है, छकना चाहता था ना कि मैं क्या बनाती हूं, रुक तुझे छकाती हूं। उसको इस तरह से मेरे साथ करते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था और यह बात बोलते बोलते ही उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल गया था,
अब वो एक साधारण औरत से किसी डायन की तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं और उसके होंठ अब किसी कोयले की तरह जले हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके शरीर की भी त्वचा पूरी तरीके से बदल गई थी और उसने एक बहुत ही विकराल और डरावनी डायन का रूप ले लिया था। उसका वो रूप देखते ही मैं थर थर कांपने लगा था। तभी वो मुझसे कहती है, तुम लोगों ने मेरे ढाबे पर वो बदतमीजी करके सही नहीं किया। अगर तेरे खलासी को खाना अच्छा नहीं लगा था तो वो मुझे आराम से भी कह सकता था, लेकिन उसने सभी के सामने मेरी बेइज्जती की। तुम लोगों के इतना जोर से चिल्लाकर कहने की वजह से बाद में किसी ने भी मेरे से खाना नहीं लिया। तुमको पता भी है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये चीज कहते ही वो उस अंधेरे जंगल की तरफ इशारा करके कहती है, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं उस दाल में क्या डाल रही थी, क्योंकि तुम्हारे खलासी को तो वो चीज दाल जैसी नहीं लग रही थी। तो मैं तुमको दिखाती हूं कि मैं उस पतीले में ऐसा क्या रखती हूं जो दाल के नाम पर मैं लोगों को खिलाती हूं। मुझसे ये बात कहते हुए वो अंधेरे में चली जाती है और 2 मिनट बाद जब लौट कर आती है तो उसके हाथ में वही काला पतीला था जिसमें वो दाल बना रही थी। वो उस पतीले को मेरी ओर करके ऊपर की तरफ उठाती है और उसको उल्टा कर देती है। जैसे ही वो उस पतीले को उल्टा करती है तो उस पतीले में से कुछ लाल काला खून की तरह निकलकर बाहर की तरफ गिरने लगा था और उस खून के साथ साथ ही अचानक से उस पतीले में से कोई ऐसी चीज निकलकर बाहर गिरी थी जिसको देखते ही मैं डर के मारे चीख मारकर 2 कदम पीछे हो गया था, क्योंकि उस पतीले में से कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां और एक आधा खाया हुआ कान निकलकर बाहर गिरा था। और उस पतीले को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन चीजों को किसी जानवर के मांस के साथ उस खून में डुबो रखा था और उस खून को ही वो दाल के रूप में लोगों को खिला रही थी। अब ये चीज देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी तो उस वक्त ये हालत हो गई थी कि मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे मुझे यहीं पर ही हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त उस रात के घने अंधेरे में उस सुनसान हाईवे पर मेरे साथ जब वो घटना हो रही थी तो वहां पर आसपास में कोई भी नहीं था। उस वक्त मुझे वो सब काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर उसके बाद वो डायन मुझसे कहती है, इनकी तरह ही अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी बोटी बोटी को भी ऐसे ही इस पतीले में डालकर तुम्हारे खून की लोगों को दाल पिलाऊंगी और तुम्हारी ताजा ताजा बनी हुई दाल तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। यह कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। उस वक्त मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इस डायन के चंगुल से बचकर निकल जाऊं। तभी उस डायन ने अचानक से ही अपने हाथ में पकड़े हुए उस पतीले को वहीं पर जोर से फेंक दिया और उस पतीले को फेंकने के बाद वो अचानक से ही रोहित की तरफ लपकती है। रोहित उस वक्त भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो डायन उसकी तरफ लपक कर उसके बालों को पकड़ लेती है और उसको मेरी तरफ से अपनी तरफ खींच लेती है। उस वक्त मैं दर्द के मारे, अरे दर्द तो रोहित को हो रहा होगा, मैं तो बस डर के मारे कांप रहा था। तभी वो डायन मुझसे कहती है, इसी ने मुझे उस ढाबे पर इतना ज्यादा सुनाया था ना, इसका तो अब मैं वो हाल करूंगी कि इसकी रूह अपने आने वाले 7 जन्मों में भी यह याद रखेगी कि इसका किससे पाला पड़ा था। अब वो बात बोलकर वो रोहित को काफी तेज गति में वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगी थी। वो जिस तरफ रोहित को घसीटते हुए लेकर जा रही थी उस तरफ उस हाईवे से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और घना जंगल था, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। बस एक तक किसी खंभे की तरह खड़ा होकर लगातार उस औरत को रोहित को घसीट कर ले जाते हुए ही देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर में जब वो रोहित को घसीटते हुए ले जा रही थी तो आगे चलकर अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन मैं तब तक भी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। मेरा शरीर वहीं की वहीं अकड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई जिंदा लाश बन गया हूं जो सब कुछ देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मैं बस रोहित को उस अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहा, लेकिन फिर अचानक से ही मुझे उस हाईवे पर मेरे पीछे की तरफ से एक तेज रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और कुछ ही देर में एक बहुत तेज हॉर्न की आवाज मेरे कानों में पड़ती है। उस रोशनी और आवाज के मेरे पास आते ही मैं जैसे किसी गहरी नींद से जागा हूं। मेरे शरीर में हलचल होती है और उसके बाद मैं पीछे पलटकर देखता हूं। मेरे पीछे की तरफ से एक दूसरा ट्रक आ रहा था और शायद उसने मेरे ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा हुआ देखकर ही हॉर्न बजाया था। उस ट्रक की हेडलाइट सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में वो ट्रक मेरे पास आकर रुकता है। उस ट्रक से एक आम सा दिखने वाला ड्राइवर नीचे उतरता है,
जिसकी उम्र यही कोई 40-45 साल रही होगी। पर उसको मेरे पास आकर रुकने के बाद भी मैं वैसे की वैसे ही एकटक उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ वो डायन रोहित को उस अंधेरे में लेकर गई थी। तो वो ड्राइवर, जो मेरे बड़े भाई की उम्र का लग रहा था, मुझसे पूछता है, अरे भैया कहाँ हुआ, ऐसे रास्ते के बीच में ट्रक लगाकर का देख रहे हो? लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं देता हूँ। फिर वो अचानक से मेरे कंधे पर हाथ लगाकर मुझको हिलाता है और उसके हिलाते ही मैं थोड़ा होश में आता हूँ। मेरे शरीर में हलचल होती है और उसके बाद मैं उसको वहां पर हुई सारी घटना बताता हूँ। मैं उसको रोते रोते बताता हूँ कि किस तरह से वो डायन मेरे खलासी रोहित को उस अंधेरे जंगल की तरफ लेकर चली गई है। ये बात भी मैं उसको बताता हूँ। मेरे मुंह से वो सारी बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि भैया हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि आप 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया। उसके बाद वो अकेला ही अपने ट्रक पर वापस जाता है और डैशबोर्ड से कोई चीज उठाकर वापस मेरे पास आता है। और फिर पहले तो मैं उसे अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। अरे मैं तो ये बता चुका हूँ, मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा हूँ? शायद मेरा दिमाग डर के मारे काम नहीं कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया, वो ड्राइवर अपने ट्रक से कुछ लेकर आता है। उसके हाथ में एक लोहे की छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी। वो मूर्ति मेरे हाथ में देकर मुझसे कहता है, इसको हाथ में कस के पकड़े रहो भैया, हिम्मत मिलेगी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जैसा वो कहता है उस वक्त मैं वैसा ही करता हूँ। फिर हम लोग उस डायन को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। पर जंगल में जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं उस ड्राइवर से पूछता हूं कि आपको मेरी बात पर यकीन कैसे हो गया? अक्सर लोग ऐसी बातों को वहम मानकर हंस देते हैं। तो वो मुझसे कहता है कि भैया, हम ड्राइवरों की जिंदगी इन सड़कों पर ही कटती है। इस रास्ते के बारे में पुराने ड्राइवरों से बहुत किस्से सुने हैं, आज आंखों से देख भी लिया। तुम चिंता मत करो, उस चुड़ैल को तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं करने देंगे। फिर हम लोग ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ही उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ वो डायन रोहित को घसीटते हुए लेकर जा रही थी। जमीन पर घसीटने के ताजा निशान बने हुए थे जिनसे हमें रास्ता पता चल रहा था। अभी हम लोग वहां से लगभग आधा किलोमीटर अंदर आए ही थे कि तभी उस ड्राइवर की टॉर्च की रोशनी में हमें वो डरावनी औरत जाते हुए दिखाई देती है और उसने अपने हाथ से किसी चीज को भी पकड़ रखा था और वो उसको घसीटते हुए लेकर जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा खलासी रोहित ही था। तभी हम लोग दबे कदमों से उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन उसके पास जाते वक्त हम लोगों को डर भी काफी ज्यादा लग रहा था। और मैं चलते हुए ही मेरे साथ चल रहे उस ड्राइवर से पूछ रहा था कि आखिर हम लोग उस डायन के चंगुल से रोहित को कैसे छुड़ाएंगे। तो वो मुझसे कहता है कि भैया, तुम बस भगवान का नाम लो। जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो तुम बस उस डायन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करना। उसके डरावने रूप को देखकर डरना मत, बल्कि उसका सामना करना। और तब तक मैं किसी तरह लड़के को उसके चंगुल से छुड़ा लूंगा। फिर हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद बिल्कुल वैसा ही करने का सोचते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो डायन हमको देखकर अपनी जगह पर रुक जाती है। वो हमको देखकर मेरी तरफ अपने जबड़े को फाड़कर हंसती है और मुझसे कहती है कि तू फिर आ गया। मैंने सोचा था कि तू डर के मारे भाग गया होगा। चल, अच्छा ही हुआ, अब तेरे खलासी के बाद तेरा ही नंबर लगाऊंगा। तभी मैं उससे कहता हूं कि मैं तुमको मेरे लड़के को इस तरीके से नहीं ले जाने दूंगा। अभी मैं उसको इस तरह से बातों में उलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे साथ जो ड्राइवर था वो पीछे की तरफ से जाकर उस डायन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उस डायन ने अपनी गर्दन घुमाए बिना ही अपने दूसरे हाथ से उस ड्राइवर को पकड़ लिया था और उस डायन ने उस ड्राइवर का गला पकड़ लिया था और उस मूर्ति के उसके हाथ में पड़ते ही, नहीं, मूर्ति तो मेरे हाथ में थी। उस वक्त क्या हुआ था मैं ठीक से बताता हूं। मैं उस डायन को बातों में लगा रहा था और वो ड्राइवर चुपके से रोहित की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे छुड़ा सके। लेकिन वो डायन बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने जैसे ही उस ड्राइवर को अपनी तरफ आते देखा, वो जोर से चीखी और रोहित को एक झटके से उठाकर पास के एक बड़े से पत्थर पर पटक दिया। रोहित के सिर से जोर से खून बहने लगा। ये देखकर मैं चीख पड़ा और वो डायन उस ड्राइवर की तरफ लपकी। लेकिन वो ड्राइवर भी तैयार था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला हुआ था जो ड्राइवर लोग अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। जैसे ही वो डायन उस पर झपटी, उस ड्राइवर ने वो चाकू उसके हाथ पर मार दिया। चाकू लगते ही वो डायन ऐसे चीखी जैसे किसी जानवर को चोट लगी हो और 2 कदम पीछे हट गई। उसके हाथ से काले रंग का खून बह रहा था। वो दर्द और गुस्से से हमारी तरफ देख रही थी। हमें एक पल को लगा कि हम जीत गए, लेकिन हम गलत थे। उसका वो जख्म अपने आप भरने लगा और कुछ ही सेकंड में वहां कोई निशान तक नहीं बचा।
अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जमीन से एक नुकीला पत्थर उठा लेती है और मेरे बेहोश पड़े रोहित की तरफ बढ़ती है। वो चीख कर कहती है, तुम दोनों ने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं पहले इसको खत्म करूंगी तुम्हारे आंखों के सामने। वो ये कहकर वो नुकीला पत्थर हवा में उठाती है, ठीक रोहित के सीने के ऊपर, और हम बस बेबसी से उसे देखते रह जाते हैं। उस वक्त रोहित की तो ये हालत हो गई थी कि उसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो अब कुछ ही देर में मर जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी तो खुद की ही हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम लोग इस डायन के चंगुल से बचकर निकल जाएं। तभी उस डायन ने अचानक से ही अपने हाथ में वो नुकीला पत्थर रोहित के सीने की तरफ पूरी ताकत से दे मारा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था। जैसे ही वो डायन उस पत्थर को नीचे लाने वाली थी, तभी अचानक से मेरे साथ जो ड्राइवर था वो मुझसे कहता है, भैया तुम्हारे हाथ में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसे डायन की तरफ फेंको। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसा वो कहते हैं उस वक्त मैं वैसा ही करता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई वो लोहे की मूर्ति उस डायन की तरफ फेंकता हूं। मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं था, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। वो मूर्ति सीधा जाकर उस डायन के उस हाथ पर लगी जिसमें उसने वो नुकीला पत्थर पकड़ रखा था, और उस मूर्ति के उसके हाथ पर लगते ही उस डायन ने अपने हाथ से रोहित के ऊपर जो पत्थर गिराने वाली थी उसको छोड़ दिया था, और वो वहां पर अजीब तरीके से छटपटाने लगी थी। वो उस वक्त इस तरीके से छटपटा रही थी जैसे कि उसको कोई बिजली का करंट लग रहा हो। जहां पर वो मूर्ति लगी थी उसके हाथ से काला धुआं निकलने लगा था, और वो बहुत ही तेज और दर्दनाक आवाज में चीख रही थी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। लेकिन तभी वो ड्राइवर मुझसे कहता है कि फटाफट निकलो यहां से, और वो भागकर रोहित की तरफ जाता है। और फिर पहले तो मैं और वो ड्राइवर मिलकर रोहित को उठाते हैं। उसके बाद उसको पकड़कर मैं अपने कंधे पर डाल लेता हूं, और फिर हम लोग उस जंगल से बाहर हाईवे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले थे तो मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा था कि वो डायन अब नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और अजीब तरीके से छटपटा रही थी। लेकिन उस वक्त तक रोहित का शरीर पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था, और उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी, और उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर रास्ते में भागते वक्त मैं उस ड्राइवर से पूछता हूं कि आपने तो अपनी मूर्ति उस डायन पर फेंकवा दी, अब आपका क्या होगा? तो वो मुझसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है भैया, मेरे पास बजरंग बली का नाम ही काफी है। उस शैतान का असली हथियार वो पत्थर था जिस पर भगवान का हथियार लगते ही उसकी ताकत खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से भागते भागते उस जंगल से बाहर सड़क पर पहुंचते हैं, और सड़क पर जाते ही हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो हम किसको बताते, वहां तो कोई था ही नहीं। हम बस अपनी और उस ड्राइवर की ट्रक की तरफ देखते हैं जो अब भी वहीं खड़ी थी। उस पूरे रास्ते में हमारी सांसें फूली हुई थी और एक डर अब भी हमारे मन में था। हम भागकर अपने ट्रक के पास पहुंचते हैं। मैं जल्दी से रोहित को ट्रक के अंदर लंबी वाली सीट पर लिटाता हूं। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो ड्राइवर मुझसे कहता है, भैया जल्दी करो, ट्रक चालू करो और निकलो यहां से, पता नहीं वो चुड़ैल फिर पीछे आ जाए। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी से ड्राइवर वाली सीट पर बैठता हूं। मेरे हाथ अब भी बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक ने घर्र घर्र की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर से वही आवाज, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। अब यह चीज देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उस ड्राइवर ने कहा, शायद बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन मुझे पता था कि बैटरी बिल्कुल ठीक थी। उस डायन ने हमारे ट्रक पर भी कुछ कर दिया था। तभी वो ड्राइवर मुझसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे ट्रक से खींचकर चालू कर लेंगे। ये कहकर वो अपने ट्रक की तरफ बढ़ता है। अभी वो अपने ट्रक तक पहुंचा ही था कि तभी हम लोगों को उस जंगल की तरफ से फिर से वही दर्दनाक चीख सुनाई देती है, लेकिन इस बार उस चीख में दर्द कम और गुस्सा ज्यादा था। हम लोगों की तरफ फिर से वो मुंह को आगे की तरफ निकाल कर कहती है, नहीं वो तो जंगल में थी। वो कहती कैसे? हमें बस उसकी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, आज तुम तीनों यहीं मरोगे। उसको इस तरह से हमारे साथ करते हुए देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और यह बात बोलते बोलते ही उसका वो साया हमें जंगल के किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब वो एक साधारण औरत या डायन नहीं, बल्कि एक काले धुएं के गुब्बार की तरह दिखाई दे रही थी, और उस धुएं के बीच में 2 लाल आंखें जल रही थीं। उसका वो रूप देखते ही हम लोग थर थर कांपने लगे थे। तभी वो हम लोगों से कहती है, नहीं,
वो तो बस घूर रही थी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगती है। उस वक्त रोहित की तो ये हालत हो गई थी कि उसकी सांसें और भी धीमी हो गई थी। उसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो अभी कुछ ही देर में दम तोड़ देगा। लेकिन उस वक्त मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी तो खुद की ही हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम लोग इस मुसीबत के चंगुल से बचकर निकल जाएं। उस वक्त मेरी तो खुद की ही हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम लोग इस मुसीबत के चंगुल से बचकर निकल जाएं। वो धुएं वाला साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था और मेरे ट्रक के स्टार्ट ना होने की वजह से हमारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उस डायन ने अचानक से ही, नहीं, वो डायन तो बस आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से ही उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, भैया, हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। इस ट्रक को शैतान ने बांध दिया है, ये चालू नहीं होगी, हमें मेरे ट्रक तक पहुंचना होगा। उस वक्त रोहित की तरफ लपक कर, नहीं, वो डायन तो बस आ रही थी। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैंने अपने बेहोश खलासी की तरफ देखा। उसको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता था। वो ड्राइवर शायद मेरी मजबूरी समझ गया था। वो मुझसे कहता है, हम लड़के को भी साथ लेकर चलेंगे, तुम एक तरफ से पकड़ो, मैं दूसरी तरफ से पकड़ता हूं, बस भगवान का नाम लो और दौड़ लगा दो। उस वक्त रोहित दर्द के मारे, वो तो बेहोश था। मैं और वो ड्राइवर मिलकर बड़ी मुश्किल से रोहित को उठाते हैं। उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ चुका था। हम जैसे ही उसे उठाकर ट्रक से नीचे उतरते हैं, वो धुएं वाली परछाई और तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगती है और उसके अंदर से वही घृणा और गुस्से से भरी हुई फुसफुसाहट आने लगती है। उस वक्त मेरे और उस ड्राइवर के ट्रक के बीच लगभग 20-25 कदमों का फासला था, लेकिन उस रात वो फासला मुझे 20 किलोमीटर जैसा लग रहा था। हम अपनी पूरी ताकत से रोहित को उठाकर उस ड्राइवर के ट्रक की तरफ भाग रहे थे। वो धुएं का गुब्बार हमारे पीछे पीछे ऐसे आ रहा था जैसे कोई काली बांट सब कुछ निगलने के लिए आ रही हो। हम अभी आधा रास्ता ही पार कर पाए थे कि तभी अचानक से मेरा पैर लड़खड़ा जाता है और हम तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। रोहित मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखते ही वो काला धुआं लगभग हमारे ऊपर पहुंच गया था। उस धुएं से इतनी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी जैसे हम किसी बर्फ के कमरे में आ गए हों। उस वक्त मेरी तो सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो डायन मुझसे कहती है, नहीं, वो तो बस घूर रही थी। तभी वो ड्राइवर जोर से चिल्लाता है, जय बजरंगबली, और वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर फिर से उठ खड़ा होता है। वो मुझे सहारा देकर उठाता है और हम फिर से रोहित को उठाकर भागने लगते हैं। इस बार हम रुके नहीं, हम भागते भागते उस ड्राइवर के ट्रक के दरवाजे तक पहुंच गए। उस ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला और पहले मुझे और रोहित को अंदर धकेला और फिर खुद ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। वो काला धुआं अब हमारे ट्रक को पूरी तरह से घेर चुका था। ट्रक के शीशों पर भाप जमने लगी थी और बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उन दो लाल आंखों की चमक शीशे के पार से भी अंदर आ रही थी। उस ड्राइवर ने अपनी कांपती हुई सांसों को काबू किया और चाबी लगाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कनें रुकी हुई थीं। मुझे डर था कि कहीं ये ट्रक भी बंद ना हो जाए। उस ड्राइवर ने चाबी घुमाई। एक पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर एक जोर की घरघराहट के साथ ट्रक का इंजन चालू हो गया। इंजन के चालू होते ही उस ड्राइवर ने ट्रक की हेडलाइट जला दी। तेज सफेद रोशनी जैसे ही उस काले धुएं पर पड़ी, वो डायन एक बार फिर से दर्द में चीख पड़ी। ऐसा लगा जैसे वो रोशनी उसे जला रही हो। वो काला धुआं छटपटाने लगा और हमसे पीछे हटने लगा। उस ड्राइवर ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने ट्रक को पहले गियर में डाला और एक्सेलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। ट्रक अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और उस धुएं के गुबार को चीरता हुआ हाईवे पर दौड़ने लगा। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले थे तो मैंने साइड वाले शीशे में पीछे की तरफ पलटकर देखा था। वो डायन अब नीचे सड़क पर छटपटा रही थी और उसका धुएं वाला शरीर धीरे धीरे एक इंसानी औरत के आकार में बदल रहा था। लेकिन उस वक्त तक रोहित का शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें थीं भी या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा था। रास्ते में चलते वक्त मैं मेरे साथ बैठे उस ड्राइवर से रोते हुए पूछता हूं, भैया अब क्या होगा? मेरा लड़का रोहित, ये तो सांस भी नहीं ले रहा है। तो वो मुझसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं भैया, चिंता की बात तो है। हम उस चुड़ैल से तो बच गए, लेकिन उसने अपनी काली छाया लड़के पर डाल दी है। उसकी जान अभी भी खतरे में है। फिर
फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से उस सुनसान रास्ते से बाहर निकलते हैं और आगे जाकर एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। तो उस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा था, अरे प्रोग्राम तो गांव में था। मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि हम जब कस्बे में पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन उस ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। वो मुझसे कहता है, भैया खतरा अभी टला नहीं है, इस शैतान की पकड़ बहुत मजबूत है, हमें इसे किसी पहुंचे हुए पीर या बाबा के पास ले जाना होगा, और वो भी जल्दी। मुझे एक जगह का पता है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम वक्त पर पहुंच जाएं। फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से हमारे गांव में घर पर पहुंचते हैं। अरे नहीं, हम गांव तो जा ही नहीं रहे थे। मैं फिर से बहक गया। मैं ये कह रहा था कि उस ड्राइवर ने जब मुझसे कहा कि इसे किसी पीर बाबा के पास ले जाना होगा, तो मैं पूरी तरह से उन पर ही निर्भर हो गया था। हम लोग उस छोटे से कस्बे से गुजरकर वापस किसी दूसरे हाईवे पर चढ़ गए। पूरी रात वो ड्राइवर बिना रुके ट्रक चलाता रहा। मैं पीछे लंबी वाली सीट पर अपने खलासी रोहित के ठंडे शरीर को गोद में लेकर बैठा था और बस रोए जा रहा था। उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थीं कि मुझे बार बार उसकी नाक के पास हाथ लगाकर देखना पड़ रहा था कि वो जिंदा है भी या नहीं। लगभग 2 घंटे और चलने के बाद जब सुबह का हल्का हल्का उजाला होने लगा था, तब उस ड्राइवर ने ट्रक को एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। वो कच्चा रास्ता किसी छोटे से गांव की तरफ जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक छोटी सी दरगाह के सामने जाकर रुके। वो बहुत ही पुरानी और शांत जगह थी। ड्राइवर मुझसे कहता है, भैया आ गए हम, यहीं अंदर पीर बाबा रहते हैं, बजरंग बली पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। फिर उसके बाद हमारे घर वाले हमारे ऊपर कई टोटके करते हैं। मैं आज बार बार बहक क्यों रहा हूं? शायद उस रात का खौफ आज भी मेरे जहन में ताजा है। मैं ये कह रहा था कि हम दोनों मिलकर रोहित को उठाते हैं और उस दरगाह के अंदर ले जाते हैं। अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले मौलवी साहब बैठे हुए थे, जो शायद कुरान पढ़ रहे थे। हमें देखते ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने रोहित की हालत देखी और बिना कुछ पूछे ही सब समझ गए। उन्होंने हमें उसे एक चटाई पर लिटाने के लिए कहा। उस वक्त उस पूरे दरगाह में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और एक भीड़ नहीं, वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ हम 3 लोग और वो बाबा ही थे। पीर बाबा ने रोहित के चेहरे को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक वो कुछ पढ़ते रहे। तभी अचानक से रोहित, जो अब तक बेहोश पड़ा था, उसका शरीर अकड़ने लगा। वो छटपटाने लगा और उसके मुंह से वही डायन की आवाज निकलने लगी। वो उसी अजीब भाषा में चीख रहा था और पीर बाबा को गालियां दे रहा था। ये चीज देखते ही हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन पीर बाबा शांत रहे। उन्होंने एक लोटे में से पानी लिया और कुछ पढ़कर उस पानी को रोहित के चेहरे पर छिड़का। पानी के छींटे पड़ते ही रोहित ऐसे चीखा जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकलने लगा। वो डायन अब रोहित के मुंह से हिंदी में बोल रही थी, छोड़ दे मुझे मौलवी, ये लड़का मेरा है, इसने मेरी बेइज्जती की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी पीर बाबा अपनी गंभीर आवाज में बोले, निकल जा इस शरीर से, वरना तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन वो डायन मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार चीख रही थी और रोहित का शरीर हवा में ऊपर नीचे हो रहा था। तभी पीर बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और जोर से रोहित के माथे पर रख दिया। ताबीज के माथे पर रखते ही एक बहुत ही भयानक चीख पूरे दरगाह में गूंज उठी। रोहित का शरीर एक आखिरी बार जोर से तड़पा और फिर एकदम शांत हो गया। उसके मुंह से एक काला सा धुआं निकला और दरगाह की खिड़की से बाहर निकलकर गायब हो गया। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि वो शैतानी साया अब जा चुका था। उस रात तो पीर बाबा के उस ताबीज की वजह से रोहित की और मेरी जान बच गई, वरना हम लोगों के साथ उस रात कुछ भी हो सकता था। कुछ देर बाद रोहित को होश आया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसे ढाबे वाली घटना के बाद का कुछ भी याद नहीं था। पीर बाबा ने हमें 2 ताबीज दिए और कहा कि इन्हें हमेशा पहने रखना। उन्होंने हमें उस रास्ते पर दोबारा कभी न जाने की हिदायत दी। हम लोगों ने पीर बाबा और उस ड्राइवर का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मैं उस ड्राइवर के पैरों में गिर गया, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं और रोहित आज जिंदा नहीं होते। उस ड्राइवर ने मुझे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, सब भगवान की कृपा है भैया। उसने हमसे कोई मदद नहीं ली और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। उस घटना के बाद रोहित को ठीक होने में कई महीने लग गए। मैंने वो ट्रक बेच दिया, क्योंकि मैं फिर कभी रात में ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब मैं कानपुर में ही एक छोटी मोटी नौकरी करता हूं। हम आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। वो कहानी मैंने किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूं
और वो ड्राइवर जानता है कि उस रात हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। वो एक सबक था कि कभी किसी अनजान का अपमान मत करो, क्या पता वो कौन हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। नीतेश कुमार भाई राजस्थान से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, सीसीर मंडल भाई जौनपुर से, दीपक कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, मंजू जी आजमगढ़ से, हसन अब्बास भाई इटली से, बीरबल मोक्तान भाई सऊदी अरब से, लाल बहादुर भाई उत्तर प्रदेश गाजीपुर से, पूजा जी हरियाणा से, कमल भाई म्यांमार से, भूपेंद्र झारिया भाई छत्तीसगढ़ से, अजय नीलम भाई पिथौरागढ़ से, उर्वशी जी दिल्ली से, राकेश भाई फाजाबाद से, दीपक ठाकुर भाई मेरठ से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहम्मद माजिद भाई गया से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, अर्शब और राकेश फाजिलका भाई पंजाब से, अभिषेक तरीके भाई छत्तीसगढ़ से, संजय खान भाई अशोकनगर से, अब्दुल मुन्नाफ भाई असम से, योगपाल पांडे भाई उत्तर प्रदेश से, सिलास भाई अंडोमान और निकोबार से, पूजा घोष जी असम से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, महेंद्र प्रताप सिंह भाई वाराणसी से, पवन शुक्ला भाई गोंडा धानेपुर से, ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, चंदन सिंह भाई बहराइच से, अमन तिवारी भाई कानपुर से, विजू पवार भाई महाराष्ट्र से, अशोक डांसर भाई जोधपुर से, हैप्पी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, वंश भाई गुजरात से, केशव भाई दिल्ली सुल्तानपुरी से, सूरज सेलू भाई महाराष्ट्र से, रजनी और अजय भाई इंदौर से, रविंद्र भाई आगरा से, सीसिर मंडल भाई गंगापुर दंगा झुरणपुर कालीगंज से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर से, मुन्ना भाई असम सिलचर से, संजीव सचदेवा, कृष सचदेवा, मोक्ष सचदेवा भाई कोटकपुरा पंजाब से, दीपक भाई ओडिशा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, गणेश भाई नासिक से और पिताजी बांग्लादेश से, पीहू और छवि जी चंडीगढ़ से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, अभिषेक भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, नीता शाहजी मुंबई से, हितेश ठाकुर भाई अहमदाबाद से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, तृप्ता देवी जी हिमाचल प्रदेश से, देव चौधरी भाई मथुरा वृंदावन से, सुरजीत भाई दिब्रूगढ़ असम से, विजय चौहान भाई मुंबई से, भाज खान भाई दिल्ली से, अतुल सिंह भाई उत्तर प्रदेश हमीरपुर से, सोनू नगरा भाई जालंधर पंजाब से, प्रदुम भाई उत्तर प्रदेश से, नसीम क्युदारी भाई मुंबई से, संजना जी प्रतापगढ़ से, विनोद कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, विवेक भाई पलमपुर हिमाचल प्रदेश से, सुनील भाई जयपुर से, रवि कुमार भाई पंजाब से, राज शर्मा भाई असम से, सुल्तान भाई सूरत गुजरात से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, योगेश कुमार भाई हनुमानगढ़ राजस्थान से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बादी से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, महेश चौहान और रविंदर परमार भाई धार से, अजय यादव भाई अमृतसर से, हलीम खान भाई बहराइच उत्तर प्रदेश से, अब्बास खान भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, शुक्ला भाई लखनऊ से, सुस्मिता कृष्णवंशी जी इंडिया से, निक भाई कैलिफोर्निया यूएसए से, धोलू भाई मधोगढ़ से, मोहम्मद शकील खान भाई इंडिया से, सनम खान भाई कराची पाकिस्तान से, कमल सिंघा भाई असम से, प्रांजल ब्राह्मा भाई असम गुवाहाटी से, छोटेलाल दीपक भाई सीधारी से, वंश भाई सूरत से, रवि मुंडा भाई रांची से, सोनू राजपूत इश्ता राजपूत अलवर राजस्थान से, प्रधुवन मंडल भाई कतर से, विकेश जोशी भाई काठमांडू से, विकू भाई नागालैंड दिमापुर से, अंजाना वर्मा भाई कानपुर से, दीपक परमार भाई गुजरात हेौल से, अजय रंजनी जी इंदौर से, छोटेलाल भाई गोरखपुर सीधारी से, सुशांत तमंग भाई दार्जिलिंग से, राशिद मिर्जा भाई पटना से, मोहम्मद अली भाई जमशेदपुर झारखंड से, सुरजीत भाई जालंधर से, सुब्राता सरकार भाई बंगलौर से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, अकबर अली भाई गाजियाबाद से, इसरार शेख भाई मुंबई तिलवाला से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, कमल भाई न्यू दिल्ली से, प्रभाकर भोयर भाई नासिक महाराष्ट्र से, अशोक कुमार, स्वरूपमा तिवारी, आरना तिवारी और शाश्वत तिवारी लखनऊ से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।